हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इसके कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एक दो एग्जाम्पल भी लेंगे। और क्वेश्चंस जो हैं, जो बोर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं क्लास 7th और 8th में। जैसा कि आप लोगों को बताया होगा, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल डिग्री, दोनों तरीके से आपको क्लास 8th में और 9th में भी बताया गया है। 9th में भी आप लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और किस तरीके से हम उससे उसके जीरोज फाइंड करते हैं, सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसके फॉर्म में हो, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, इस तरीके से लगातार चलता रहेगा और कंटिन्यूटी में आपको मिल सकता है a2 x का पावर 2 प्लस a1 x प्लस a0। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में मिले, जहां पे ध्यान रखेंगे वेयर इज अ होल नंबर, ठीक है। यहां पे n क्या होगा? एक होल नंबर होगा, तो हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। आप लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल डिग्री। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अकॉर्डिंग टू टर्म अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू टर्म, तो आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म हो। कितने टर्म होंगे इसमें? सिंगल टर्म। दूसरा है आपका सेकंड बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं। बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे? दो टर्म। थर्ड नंबर पे आता है ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म होंगे? 3 टर्म्स होंगे। तो इस तरीके से इसमें किसमें कितने टर्म होंगे, टर्म के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किया गया। और आप लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री भी नाम दिया गया है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री आपने पढ़ा है क्या? लीनियर। और इसके बाद दूसरा, ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल डिग्री आप लोग समझते हैं कि नहीं? पहले ये मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है हम उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल डिग्री। और पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम उसको नेमिंग करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? पावर, मैक्सिमम पावर क्या होगा? 1 होगा। ये फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में पावर कितना होता है? 2। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, इनका फैक्टराइजेशन आपको सिखाया गया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल पावर कितना होता है? हाईएस्ट पावर 3। मींस पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी? इसकी लीनियर की 1 होगी, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी? 2 होगी, क्यूबिक की पॉलिनोमियल डिग्री 3 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल डिग्री। और रही बात कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अब इसी से रिलेटेड है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो डिपेंड करता है किस पे? पॉलिनोमियल डिग्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल डिग्री जितनी होगी
ठीक है, पॉलिनोमियल डिग्री जितनी होगी उतने जीरोज होंगे। जीरोज कितने होंगे पॉलिनोमियल के, जितनी पॉलिनोमियल डिग्री होगी। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करा देता हूं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, जैसे आपको अगर कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से दिया रहता है। हम एक पहले लीनियर ही लेते हैं, आप लोगों को पहले लीनियर समझाते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आइए पहले लीनियर से लेते हैं। आपको दे दिया गया x प्लस 3, मीन्स x की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, उसका जीरोज होगा। तो अगर हम इसका जीरोज फाइंड करना चाहें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू -3। कहने का मतलब क्या है कि x की वो कौन सी वैल्यू होगी जो उस पॉलिनोमियल में रखने पे पूरा का पूरा 0 हो जाए, वैल्यू क्या आ जाए, 0। आपने इसके लिए लास्ट ईयर में क्लास 9th में ये आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा था और फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। दोनों में आप लोगों को समझाया गया था किस तरीके से हम जीरोज का क्या रिलेशन है पॉलिनोमियल से, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। या फिर अगर हमें मान लीजिए अगर जीरोज फाइंड करना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आप लोगों ने लास्ट ईयर में वेरिफिकेशन पढ़ा था, इस साल हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से जीरोज फाइंड करते हैं। ठीक, आइए बेटा अब हम लोग ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप लोग को क्लास 9th में भी ग्राफ से आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया जा चुका है, और क्लास 10th में भी आपको ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, इसको आज हम लोग समझते हैं। तो ग्राफ्स ऑफ ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है, तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपका बन गया क्या, कार्टेशियन प्लेन, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हर एक पॉलिनोमियल के अलग अलग ग्राफ होते हैं। जैसे बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल जो किसके फॉर्म में हो, ax प्लस b के फॉर्म में होता है लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी, इसकी पॉलिनोमियल डिग्री इसकी 1 होगी। तो इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज भी 1 होंगे। अब आपको मैं बता दूं कि जीरोज इसके 1 होंगे, तो 1 जीरोज होगा, मीन्स ये एक्स एक्सिस पे 1 टाइम इंटरसेक्ट करेगा। तो किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इस पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल डिग्री 1 होती है, तो इसके मैक्सिमम जीरोज भी 1 ही होने वाले हैं। अच्छा हाँ, अब हम बात करें तो ये किस तरीके का होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। जैसे मान लीजिए यहां से अगर मैं ऐसे दे दूं y इज इक्वल टू 3x, तो कुछ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, यहाँ ओरिजिन रख दूं 1 2 3 इस तरीके से ले लूं, ठीक है, मान लीजिए मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखूंगा, यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अगर बार बार बदलते चला जाऊं तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो y की वैल्यू निकलती चली जाएगी, मैं 1 2 3 4 5 या माइनस में लूं तो नीचे चला आएगा ये इस तरीके से। और बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, इसकी पॉलिनोमियल डिग्री 2 होती है। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसके 2 होंगे। अच्छा, रही बात कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, तो इसका ग्राफ बेटा पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। ठीक, तो आइए देखते हैं किस तरीके का ग्राफ इसका बनेगा। तो इसके जो पैराबोला बनेगा वो किस तरीके का होगा, ये जरा समझ लेते हैं हम लोग।
तो ये तो मान लीजिए हमारा हो गया ग्राफ। मैं इसको हटा देता हूं। देखिए पैराबोला दो तरीके का बनेगा, यहाँ पे दो क्या तीन तरीके का बनेगा। अगर ए की वैल्यू, जैसे पहले आप समझ लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये पॉलिनोमियल किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। और ए की वैल्यू डिसाइड करती है या फिर डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप लोगों को क्लास चैप्टर 4 में भी आएगा, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होने वाला है। या तो आप ए से पता कर सकते हैं, ए की वैल्यू से, या फिर डिस्क्रिमिनेंट दोनों से पता कर सकते हैं सेम तरीके से। अगर ए की वैल्यू ए इज ग्रेटर देन 0 है, ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो इसका पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये ऊपर की तरफ खुलता है। और इसके जीरोज कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे। इसके जीरोज कितने होंगे आप देख सकते हैं, ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह पे, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कितने जीरोज इसके होंगे। तो इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज होंगे 2, ठीक। और यही अगर a इज लेस देन 0 है, अगर यही a इज लेस देन 0 है तो क्या होगा, इफ a इज लेस देन 0 है, यही ग्राफ कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा नीचे की तरफ। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे, इसके जीरोज कितने होंगे 2, ठीक। और ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। इसके भी टू डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, ये टू जीरोज कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट जीरोज। इसके भी टू डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, इसके भी जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, टू डिस्टिंक्ट जीरोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। और हाँ, कुछ केसेस में टू इक्वल जीरोज होते हैं, वो कैसे आप पहचानोगे, तो टू इक्वल जीरोज जब होंगे तो वो क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कब टू इक्वल जीरोज होंगे। तो आप देखिए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा और टू इक्वल जीरोज। कब, जब यही ग्राफ आपका सिर्फ एक जगह टच करके जाएगा तो इसके कितने जीरोज होंगे, टू इक्वल जीरोज होंगे, टू इक्वल जीरोज। और यही ग्राफ अगर आपका कुछ इस तरीके से बन जाए, a इज लेस देन 0 हो और ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, तो a इज, यहां पे क्या होगा, इस केस में भी, इन दोनों केसेस में टू इक्वल जीरोज होंगे, ठीक है। अब यहां पे ग्राफ, यहां पे क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0 होगा और इसमें क्या होगा, a इज लेस देन 0, ठीक। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 2। ध्यान रखेंगे कभी भी जीरोज आपको अगर पहचानना है तो ग्राफ आप सीधे सीधे ध्यान देंगे कि ग्राफ पे कितनी बार इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोज होंगे। मान लीजिए कुछ इस तरीके से है तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा, टोटल 4 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। आप काउंट कर लेंगे यहां से कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उतने जीरोज होंगे। 4 टाइम इंटरसेक्ट करता है मींस कितने जीरोज होंगे, यहाँ पे कितने जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे। तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैराबोला बना रहेगा, आपको देख करके बताना रहेगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और आपको बताना होगा कि इसका ग्राफ कौन सा होगा। ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाता है, आप इसको इजीली ऑब्जर्व करके फाइंड कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अगर हम मान लें यहाँ पे कि अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, ठीक है,
अल्फा और बीटा दो क्या हैं, जीरोज हैं। तो इन जीरोज का इनके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है, अब हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल मान लेते हैं, हमारा पॉलिनोमियल आपको अच्छे से पता है किसके फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक, और ए क्या है, आप देख सकते हैं ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी का एक्स का कोफिशिएंट बी है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें इनका जीरोज से क्या रिलेशन होता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट वो कहां से आता है, अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज से आता है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो किससे आता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अगर हम जीरोज हम मान लें अल्फा और बीटा, दो जीरोज हैं, पहला जीरोज क्या है, अल्फा, दूसरा बीटा। तो हमें अगर कोई पॉलिनोमियल लिखना हो तो हम इजीली लिख सकते हैं। हमें इसके लिए क्या फार्मूला यूज करना है, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहता है, आपको पॉलिनोमियल लिखना होता है। या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि आपको दोनों जीरोज दिए रहते हैं और एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, अगर आप इसके रिलेशन को समझ जाते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो आप आसानी से कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है। पहले तो यहाँ पे एक साइन पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस का साइन लगता है यहाँ पे। ठीक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक अल्फा बीटा के फॉर्मूले का सम ऑफ जीरोज को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना है, तो प्रोडक्ट हमारे जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी से डिनोट करते हैं कांस्टेंट टर्म को, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वही ए है। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हो जाएगा सी अपॉन ए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा आपको और बोला जाएगा इसके जीरोज फाइंड करिए और उसका वेरिफिकेशन आप करिए। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दे दिया, और आपको फाइंड करना है इसका जीरोज। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी आप लोगों को क्लास 9 की जो वीडियो मैंने डाली है मेरे चैनल पे, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, और उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अगर आप एक बार वीडियो देखेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लास 9 मैथ्स फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं, हमारा चैनल जो बायोटॉनिक क्लासेस पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला काम क्या करते हैं, हम हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है, तो हम इसका जीरो इक्वल टू जीरो लगा लेंगे। हाँ,
a इंटू सी, पहला काम क्या करेंगे, a का c से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ a की वैल्यू क्या है, ध्यान रखिएगा बेटा जी, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। विथ साइन लिखेंगे, साइन छूटना नहीं चाहिए, किसी का साइन अगर आप छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये तीनों वैल्यू नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू है 10। तो पहला काम क्या करते हैं, a इंटू सी मीन्स 1 इंटू 10, 10 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में इस तरीके से कि दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके b की वैल्यू मिल जाए, ठीक। तो 10 को ब्रेक करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, ठीक। और अगर इन दोनों को ऐड करें तो 7 मिल जाएगा, तो हमारा एक हो जाएगा 5x, दूसरा हो जाएगा 2x, और ऐड करके लेना है तो दोनों के साथ साइन यही वाला रखेंगे, प्लस, प्लस का साइन है तो दोनों पे प्लस ही रखेंगे, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, जीरोज फाइंड कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 लगा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो दो का पेयर लगाएंगे, पहले वाले पेयर में x कॉमन मिलेगा, बचेगा x प्लस 5, और दूसरे वाले पेयर में आपको प्लस 2 कॉमन मिल जाएगा और बचेगा x प्लस 5। कैसे कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्लस से प्लस 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 ही होगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 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 2 5 जा 10। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में बट गया, दो टर्म हो गए, दोनों टर्म में से हम x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे और बचेगा फिर क्या हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमें मिल गए यहाँ पे, x प्लस 5 और x प्लस 2। तो अब हम इसका जीरोज फाइंड कर लेते हैं, दोनों फैक्टर्स के जीरोज निकाल लेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -5। दूसरी तरफ x प्लस 2 का लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दोनों जीरोज निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं -5 और -2। तो अल्फा और बीटा हमने नाम दिया था दोनों को, अल्फा और बीटा दोनों जीरोज का नाम दिया था, तो आप किसी एक को अल्फा कह सकते हो, दूसरे को बीटा, कोई बॉन्ड नहीं कौन अल्फा है कौन बीटा है, किसी एक को अल्फा कह सकते हैं, किसी दूसरे को बीटा, ठीक है। तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया -5 ले लेते हैं और बीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं -2, ये दो जीरोज लेंगे। अब आइए वेरिफिकेशन करके देखते हैं क्या हमारा सॉल्यूशन सही है। तो कैसे देखेंगे, हमने आपको पहले ही बताया कि सम ऑफ जीरोज चेक करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप सम ऑफ जीरोज पे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a लिखने के बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा क्या है हमारे पास -5, बीटा क्या है -2, ठीक है। अल्फा क्या है -5, बीटा है -2 इज इक्वल टू, अब इसको हमें ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड का साइन भी डाल देते हैं, ठीक। इक्वल टू -b अपॉन a है, तो -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है और a की वैल्यू क्या है 1। सॉल्व करेंगे, दोनों निगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, -7 आएगा। यहाँ पे 1 से आप अगर डिवाइड करोगे -7 को तो -7 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं LHS RHS हमारे इक्वल है। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हो गया। आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे पास -5 है इंटू बीटा क्या है -2 है इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है आप यहां से नोट कर लेंगे, सी इज इक्वल टू क्या है 10 है, 10 अपॉन ए की वैल्यू 1। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, इधर 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा। यहां भी देख सकते हैं LHS RHS हमारा इक्वल है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे। और वेरिफिकेशन में अगर आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आता है तो आपका मींस सॉल्यूशन सही है, और इस तरीके से वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है
और रही बात ये कि इस पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उसको आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस टॉपिक पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि आपको पूछा जाता है कुछ इस तरीके से। एक तो ग्राफ वाला आता है जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.1 में है एक्सरसाइज 2.1, आप सबको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.1। आप लोगों को मैं दिखा दूं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरीके से, ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। तो यह है आपका एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे इसे कितने जीरोज होंगे, तो 9 जीरोज होंगे, ठीक है। सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसके कोई 2 जीरोज। यहाँ पे आप बताइएगा कितने जीरोज होंगे, एक बार कटा है, सिर्फ एक बार इंटरसेक्शन हुआ है, 1 जीरोज होंगे। यहाँ पे कितने बार इंटरसेक्शन हुआ है, 3 टाइम्स, तो कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। यहाँ पे देखिए 2 बार इंटरसेक्शन हुआ है, कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 4 टाइम्स इंटरसेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 टाइम इंटरसेक्शन हुआ है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, ठीक। यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्शन हुआ है, 1 2 3, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, इसके 4, यहाँ पे 2, इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे, नो जीरोज। यहाँ पे 1 जीरोज होंगे, इसमें 1 2 3, तो टोटल 3 जीरोज होंगे। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने जीरोज है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में। देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, आइए देखते हैं इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप जीरोज फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो ये पहला वाला आपका सम ऑफ जीरोज है, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इससे बनाना होगा आपको पॉलिनोमियल। तो जैसा मैंने भी मेथड बताया कैसे करना है, इसका फार्मूला यूज करेंगे आप। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक। इससे फाइंड कर लेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, यहाँ पे एक्स लिखना छूट गया है, तो 1/4 एक्स और प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। और अब देख सकते हैं कि इसमें आपका एक तो फ्रैक्शन में आ गया, तो इससे डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लेंगे। मान लीजिए 1 है तो 1, अगर 2 में रहेगा तो दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एंड एवरी टर्म में, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 4 है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म में, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पॉलिनोमियल बन गया। इसी तरीके से आप किसी का भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप किसी का भी बना सकते हैं, जिसका चाहेंगे उसका बना सकते हैं। आइए मैं इसका भी एक और आपको दिखा देता हूं इसका। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, इंटू एक्स और प्लस √5,
तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस जीरो का एक्स में मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, मीन्स ये टर्म तो आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस रूट 5। तो ये बन गया इक्वेशन, पॉलिनोमियल बन गया आपका। अब इसी तरीके से आप जिसका चाहेंगे उसका बना सकते हैं। आप इस अगर मैं देखिए यहाँ पर इसका भी बना के दिखाता हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -1/4 एक्स प्लस 1/4। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x और प्लस 1/4। डिनोमिनेटर दोनों में 4 है, एलसीएम लोगे आप 4 हो जाएगा, 4 से इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा। इस तरीके से आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 से 4 कटेगा x बचेगा और इसमें 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा, और ये आपका पॉलिनोमियल इस तरीके से बन जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको जीरोज दिए रहेंगे तो आप यहाँ पे वैल्यू उसी तरीके से पुट करेंगे जैसा मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, जीरोज मिले हुए हैं, तो आप इस तरीके से इसी पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।